हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने वाले हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, और ये आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप किसी भी क्लास में हो या फिर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उसमें भी पैसिव वॉइस से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं फ्रेंड्स, ये एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस होता क्या है। वास्तव में फ्रेंड्स, एक्टिव का मतलब होता है जो सक्रिय रहे और पैसिव का मतलब होता है निष्क्रिय। एक्टिव यानी सक्रिय और पैसिव मीन्स होता है निष्क्रिय। लेकिन अब इसमें सक्रिय और निष्क्रिय क्या रहता है। एक्टिव वॉइस जो होता है, इसमें हमारा सब्जेक्ट सक्रिय रहता है। एक्टिव वॉइस उसे कहेंगे जिसमें हमारा सब्जेक्ट सक्रिय रहता है, अर्थात जिसमें हम सब्जेक्ट पे ज्यादा जोर देते हैं। और पैसिव वॉइस वो होता है जिसमें सब्जेक्ट निष्क्रिय रहता है, अर्थात या तो उसमें सब्जेक्ट रहेगा ही नहीं या फिर उसमें सब्जेक्ट दिया रहता है तो उसको लास्ट में बाय के बाद लिख दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सक्रिय और निष्क्रिय का मतलब सब्जेक्ट से है। जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट पे ज्यादा जोर देना होता है, सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस हम करते हैं, वहां पे हम एक्टिव वॉइस का यूज करते हैं। और बहुत से ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें हमें सब्जेक्ट से ज्यादा मतलब नहीं होता है, बल्कि हम ऑब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करते हैं, तो वहां पे हम पैसिव वॉइस का यूज करते हैं। जैसे फ्रेंड्स, अगर कहा जाए कि लॉकडाउन में सभी गरीबों को फ्री में अनाज बांटा जा रहा है, तो लॉकडाउन में सभी गरीबों को फ्री में अनाज बांटा जा रहा है। अब उस अनाज को कौन बांट रहा है, इससे हमें ज्यादा मतलब नहीं है। हमें केवल ये कहना है कि अनाज फ्री में बांटा जा रहा है। तो यानी कि ये जो सेंटेंस हमारा है, ये एक पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, क्योंकि इसमें जो सब्जेक्ट है कि कौन बांट रहा है उसका पता ही नहीं है, अर्थात उस पर हमें फोकस नहीं करना है। केवल हमें ये बताना है कि अनाज बांटा जा रहा है, अर्थात ऑब्जेक्ट पे यहाँ हमारा फोकस है। तो इसलिए फ्रेंड्स, ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। तो कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट पे फोकस किया जाता है वो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होता है, और जिसमें हम ऑब्जेक्ट पे फोकस करते हैं वो होता है पैसिव वॉइस का सेंटेंस। इसलिए हम इसको कृतवाच्य और कर्मवाच्य भी कहते हैं हिंदी में। एक्टिव वॉइस को हिंदी में कृतवाच्य कहते हैं और पैसिव वॉइस को कर्मवाच्य कहते हैं। कृत का मतलब कर्ता से अर्थात सब्जेक्ट से है, और कर्म यानी ऑब्जेक्ट। तो अब देखते हैं फ्रेंड्स कि इसमें एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए हमें क्या क्या चीजें पहले से पता होनी चाहिए। इतनी चीजें अगर हमें पहले से पता रहेंगी तभी हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंजिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात कि जितने भी टेंसेज हैं, जो 12 टेंस हैं, इन सभी का हमें हेल्पिंग वर्ब याद होना चाहिए। सबसे पहले रिक्वायरमेंट इसमें है कि जो 12 टेंसेज हैं, इन सभी टेंसेस का हमें हेल्पिंग वर्ब पता होना चाहिए। अगर हमें इसका रूल नहीं पता है कोई बात नहीं, बट इसका हेल्पिंग वर्ब हमें पता होना ही चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट रिक्वायरमेंट हमारा क्या है, इसमें हमें कुछ वर्ब्स की थर्ड फॉर्म भी याद होनी चाहिए। वर्ब की थर्ड फॉर्म भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि पैसिव वॉइस में केवल और केवल वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज किया जाता है। और तीसरी रिक्वायरमेंट इसमें क्या है कि हमें केस पता होना चाहिए। और केस 3 होते हैं, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पॉजेसिव, और एक वोकेटिव केस भी होता है। बट यहाँ पे हमें केवल 2 केस से मतलब है, केवल सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस से हमें मतलब है, क्योंकि पैसिव वॉइस में जो पॉजेसिव केस होता है उसमें हम चेंजिंग नहीं करते हैं। तो हमें केवल सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस से इसमें मतलब होता है। तो ये भी आपको याद होना चाहिए कि आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, और वी का ऑब्जेक्टिव केस अस होता है, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है, शी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, और इट का ऑब्जेक्टिव केस इट ही होता है, दे का ऑब्जेक्टिव केस देम होता है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये सब याद होगा। तो ये आपको पता होना चाहिए कि आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, और इसके अलावा अगर उल्टा भी कोई पूछता है कि बताओ मी का सब्जेक्टिव केस क्या है, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। दोनों तरफ से हमें याद होना चाहिए एकदम अच्छे से। तो फ्रेंड्स, ये 3 ऐसी चीजें हैं जो आपको पहले से पता होनी चाहिए, तभी आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में आसानी से चेंजिंग कर सकते हैं। अब इसके बाद आगे देखते हैं कैसे हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंजिंग करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, टेंसेस में कैसे चेंजिंग किया जाता है। और फ्रेंड्स, कुल मिला के 12 टेंस होते हैं, बट 12 में से केवल 8 ही टेंस का पैसिव वॉइस बनता है। तो 4 टेंस हमारा इसमें कम हो गया, केवल हमें 8 टेंस के बारे में देखना है। अब फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो पैसिव वॉइस का सेंटेंस हमारा होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। जैसे एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस होता है उसमें पहले सब्जेक्ट रहता है। अगर एक असर्टिव सेंटेंस की बात करें तो उसमें एक सब्जेक्ट रहता है, हेल्पिंग वर्ब रहता है, मेन वर्ब रहता है,
और ऑब्जेक्ट रहता है, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट रहता है एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में। बट जो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है उसमें जो हमारा पैसिव वॉइस में चेंज करते समय करना क्या है, सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट पे फोकस करना है, क्योंकि ये कर्म प्रधान होता है पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस में चेंज करते समय सबसे पहले एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है इस पे हमें फोकस करना है। इस ऑब्जेक्ट को हमें लेके आना है सबसे पहले और उसे सब्जेक्ट के स्थान पे कर देना है। अब इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे और फिर जो भी हमारा मेन वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। और थर्ड फॉर्म के बाद क्या करेंगे फ्रेंड्स, जब हम इस सब्जेक्ट को, अब एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है इसको हमें उधर लेके जाना होगा, और जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पे ले जाएंगे तो उसको ऑब्जेक्टिव केस हमें लिखना होगा फ्रेंड्स। जैसे मान लेते हैं सब्जेक्ट हमारा आई है, इसको हम ऑब्जेक्ट के स्थान पे ले जाते हैं, तो यहाँ पे आई का ऑब्जेक्टिव केस मी हो जाएगा और इसके पहले हम बाई का यूज करते हैं। तो इसमें जो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट के स्थान पे लिखते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पे लिखते हैं। और एक बात ध्यान देना है कि सब्जेक्ट लिखते समय सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्ट लिखते समय ऑब्जेक्टिव केस का यूज करना होता है। और इसके लिए हम अपने बच्चों को इस प्रकार से बता देते हैं कि आई होगा तो मी होगा तो आई होगा। इस प्रकार से भी आप इसको याद रख सकते हैं कि आई होगा तो मी होगा तो आई होगा। अर्थात अगर मी हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको हम सब्जेक्ट के स्थान पर लाएंगे तो यहाँ पे आई हो जाएगा, और अगर आई हमारा सब्जेक्ट है इसको ऑब्जेक्ट के स्थान पे ले जाएंगे तो मी हो जाएगा। तो वी होगा तो अस होगा तो वी होगा। इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं फ्रेंड्स कि दे होगा तो देम होगा तो दे होगा। तो फ्रेंड्स आई होप इससे आपको समझ में आया होगा किस प्रकार से हमें इसके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में चेंजिंग करना है। अब देखते हैं इसके रूल्स। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम देखते हैं पहला टेंस जो कि होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हमें पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करना है ये सबसे पहले देखना है। तो इसके लिए हमें याद रखना है फ्रेंड्स कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, डू डज। और पैसिव वॉइस में चेंजिंग करने का जो रूल होता है फ्रेंड्स कि सभी इंडेफिनिट में कंटीन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब हमें लगाना होता है। सभी के इंडेफिनिट में कंटीन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब, यानी कि अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज कर रहे हैं तो उसमें प्रेजेंट कंटीन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब लगाना होगा। और अगर पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज कर रहे हैं तो पास्ट कंटीन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब, और फ्यूचर इंडेफिनिट है तो उसमें फ्यूचर कंटीन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब। अर्थात सभी के इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस में उसके कंटीन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब हमें यूज करना है, और उसके कंटीन्यूअस का केवल हेल्पिंग वर्ब से ही हमें मतलब है फ्रेंड्स। ऐसा नहीं कि कंटीन्यूअस में आईएनजी फॉर्म लगाते हैं तो इसमें आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, केवल और केवल हमें उसके हेल्पिंग वर्ब से ही मतलब है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो उसमें प्रेजेंट कंटीन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब, अर्थात डू डज को हमें चेंज करना होगा किसमें, इज, एम या फिर आर में। और इसका जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसमें डू डज हमें नहीं मिलेगा फ्रेंड्स। तो इसमें फ्रेंड्स हमें जो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है उसको पहचान करना भी आना चाहिए। जब हम एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पहचान पाएंगे कि ये किस टेंस का है, किस कैटेगरी का है, तभी हम उसमें उस कैटेगरी का रूल लगा सकते हैं पैसिव वॉइस का। तो फ्रेंड्स एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पहचानने के लिए अगर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो उसमें या तो डू या डज मिल जाएगा, अगर वो नेगेटिव इंडिकेटिव होगा तो उसमें डू डज मिल जाएगा, और अगर वो अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो उसमें हमें V1 या फिर V5 मिलेगा और कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं रहेगा। तो अगर V1 या V5 किसी सेंटेंस में आया हुआ है तो उसमें भी हमें पैसिव वॉइस में चेंज करते समय इज, एम या आर का यूज करना है। अर्थात वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो इसमें प्रेजेंट कंटीन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। और दूसरा रूल क्या कहता है कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म में यूज होती है। तो हमें याद रखना है पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखते हैं फ्रेंड्स इसका सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस अगर फॉर्मूले की बात करें फ्रेंड तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा उसको लेके आएंगे सब्जेक्ट के स्थान पे, और इसके बाद हमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब इज, एम या फिर आर का यूज करना है, और फिर V3 का यूज करेंगे। अब इसके बाद बाय प्लस जो हमारा सब्जेक्ट होगा उसको ऑब्जेक्ट के स्थान पे लेके जाना है, और अगर कोई अदर वर्ड है तो उसको लास्ट में कर सकते हैं।
तो ये फ्रेंड्स हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पे, और इसके बाद इज एम आर का यूज करेंगे, फिर V3 और फिर बाय के साथ जो हमारा सब्जेक्ट होगा उसका ऑब्जेक्टिव केस लिखा जाएगा। ये हमें याद रखना है कि ऑब्जेक्ट का सब्जेक्टिव केस और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस हमें लिखना है। अब एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं फ्रेंड्स। फॉर एग्जांपल, he teaches us हिंदी। तो फ्रेंड्स पहला ही सेंटेंस यहाँ पे है he teaches us हिंदी, जिसमें अगर देखा जाए तो इसमें दो ऑब्जेक्ट आया हुआ है। he teaches us हिंदी, he यहाँ पे है सब्जेक्ट, teaches है यहाँ पे मेन वर्ब, और us ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और हिंदी हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इसमें यानी कि दो ऑब्जेक्ट हैं। और फ्रेंड्स अगर किसी भी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट रहते हैं तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाने का रूल क्या कहता है कि जो ऑब्जेक्ट वर्ब के सबसे नजदीक रहेगा उसको हम सब्जेक्ट के स्थान पे लाते हैं। ये चीज हम हमेशा याद रखेंगे फ्रेंड्स, तो हम गलती नहीं करेंगे। और ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे जो हिंदी है इसको सब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं, इसको भी सब्जेक्ट बनाया जा सकता है। बट अगर हम ऐसा याद रखेंगे कि जो हमारा ऑब्जेक्ट वर्ब के सबसे नजदीक रहेगा उसको हम सब्जेक्ट के स्थान पे लाएंगे तो हम कभी गलती नहीं करेंगे। तो सबसे पहले इसमें जो हमारा ऑब्जेक्ट है अस को हम इधर लेके आएंगे, और अस को जब सब्जेक्ट के स्थान पर लाएंगे तो इसका सब्जेक्टिव केस वी हो जाएगा। और वी के साथ हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसमें एस ये से हम पहचान गए कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है ये। अब यहाँ पे इज एम आर का यूज करेंगे। वी यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है तो वी के साथ यहाँ पे क्या लगना चाहिए, आर लगना चाहिए, वी आर। अब इसके बाद V3 का यूज करना है। वर्ब इसमें क्या है, टीच का थर्ड फॉर्म हो जाएगा टॉट, वी आर टॉट। अब अगर इसमें कोई अदर ऑब्जेक्ट यानी दूसरा ऑब्जेक्ट भी है तो दूसरे ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, वर्ब के बाद लिख देंगे यहाँ पे हिंदी, वी आर टॉट हिंदी। अब इसके बाद इसमें बचा क्या, केवल बचा हुआ है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को जब हम उधर लेके जाएंगे तो इसको ऑब्जेक्ट बनाने से पहले यहाँ पे हमें बाय का यूज करना होगा, और फिर ही को ऑब्जेक्ट के स्थान पे ले जाना है तो ही को ऑब्जेक्टिव केस हिम। हमने बताया कि अगर ही होगा तो हिम होगा, हिम होगा तो ही होगा, इस तरह से याद रखना है ऐसे फ्रेंड्स। वी आर टॉट हिंदी बाय हिम, हमें उसके द्वारा हिंदी पढ़ाया जाता है, या फिर हमें उनके द्वारा हिंदी पढ़ाया जाता है। और फ्रेंड्स ये पैसिव वॉइस का यूज केवल और केवल हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए नहीं करते हैं, बल्कि बहुत से ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसे अगर हमें हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो हम उसे एक्टिव वॉइस में ट्रांसलेट कर ही नहीं सकते हैं, डायरेक्ट उसे पैसिव वॉइस में ट्रांसलेट किया जाता है। तो ट्रांसलेशन में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है, स्पीकिंग में भी इसका बहुत ही ज़्यादा यूज होता है। अब जैसे हमें कहना होता कि हमें हिंदी पढ़ाया जाता है, अगर इतने का ट्रांसलेशन हमें करना होता हमें हिंदी पढ़ाया जाता है, इसका पूरा मतलब क्या हुआ कि हम वी आर टॉट हिंदी बाय हिम, यानी उनके द्वारा हमें हिंदी पढ़ाया जाता है। तो अगर हमें ट्रांसलेट करना होता कि हमें हिंदी पढ़ाया जाता है तो उनके द्वारा को हम हटा देते, अर्थात बाय हिम को हटा देते, तो हमारा ट्रांसलेशन क्या होता, वी आर टॉट हिंदी। ये हो जाता है इसका ट्रांसलेशन कि हमें हिंदी पढ़ाया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, इसका नेगेटिव सेंटेंस अब देख लेते हैं, शी डज नॉट हेल्प मी। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमें क्या करना है कि एक्टिव वॉइस का सेंटेंस किससे स्टार्ट हुआ है ये हमें देखना है। तो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस हमारा सब्जेक्ट से स्टार्ट हुआ है, तो पैसिव वॉइस का भी सेंटेंस हमारा सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा। बट पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट हम किसको बनाते हैं, जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट रहता है। अर्थात सबसे पहले हम मी को इधर लेके आएंगे सब्जेक्ट के स्थान पे, तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे देखेंगे हेल्पिंग वर्ब आया हुआ है, तो यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए। एक्टिव वॉइस को देखते हुए चलना है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है तो यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए। डू डज को हम किस में चेंज करते हैं, इज एंड आर में, और आई के साथ क्या यूज करेंगे, एम, आई के साथ एम का यूज, ये हो गया आई एम। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आया हुआ है तो यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज करेंगे। नॉट के बाद यहाँ पे मेन वर्ब आया है तो यहाँ भी मेन वर्ब लिखेंगे। हेल्प का यहाँ पे थर्ड फॉर्म में लिखना होगा, हेल्प। अब मी तो इधर आ गया तो बचा क्या, शी, और शी को जब हम उधर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, बाय, और शी को ऑब्जेक्टिव केस हर। तो सेंटेंस हमारा बन गया, आई एम नॉट हेल्प्ड बाय हर, उसके द्वारा मेरी मदद नहीं की जाती है, आई एम नॉट हेल्प्ड बाय हर।
इस प्रकार से हम इसके नेगेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। अभी हम आपको केवल इसका बेसिक रूल बता रहे हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये इसका अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस समझ में आया होगा। अब इसके बाद देखते हैं इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो फ्रेंड्स ये हमारा इंट्रोगेटिव का एग्जांपल है कि डू यू प्ले बैडमिंटन इन विंटर, क्या तुम सर्दियों में बैडमिंटन खेलते हो। तो फ्रेंड्स इसमें देखा जाए तो डू आया हुआ है, तो इससे हम पहचान जाएंगे कि एक्टिव वॉइस का सेंटेंस जो हमारा है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आया हुआ है जिससे पता चल जाएगा कि एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमें क्या करना है कि एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को हमें देखना है। जो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस हमारा है वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, तो जो पैसिव वॉइस का सेंटेंस हम बनाएंगे वो भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होना चाहिए। बिल्कुल एक्टिव वॉइस को देखते हुए चलना है। एक्टिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो पैसिव वॉइस भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। बट पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब डू डज के स्थान पे क्या यूज करते हैं, इज एम आर। और अब इज एम आर का यूज हमें किसके अकॉर्डिंग करना है ये चीज हम देखेंगे। तो हमें वर्ब के तुरंत बाद जो ऑब्जेक्ट आया हुआ है उसको देखना है। वर्ब है प्ले, इसके तुरंत बाद आया बैडमिंटन, तो बैडमिंटन यहाँ पे एक सिंगुलर नाउन है, इसलिए हम यहाँ पे सिंगुलर वर्ब इज का यूज करेंगे। बैडमिंटन के साथ हमें इज का यूज करना है। तो फ्रेंड्स हमें याद रखना है कि जब भी एक्टिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब शुरू हो तो पैसिव वॉइस भी हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे। बट वो हेल्पिंग वर्ब हमें यूज किसके अनुसार करना है, जो एक्टिव वॉइस का हमारा ऑब्जेक्ट है जो वर्ब के तुरंत बाद आया हुआ है। अब यहाँ पे सबसे पहले हमने लिख दिया हेल्पिंग वर्ब, इसके बताया हुआ है सब्जेक्ट, तो यहाँ भी सब्जेक्ट होना चाहिए। बट पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट हम किसको बनाते हैं, जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट रहता है, और इसमें बैडमिंटन को हमें सब्जेक्ट बनाना है, तो हो जाएगा इज बैडमिंटन। अब सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे वर्ब आया है तो यहाँ पे हमें वर्ब लिखना होगा विद थर्ड फॉर्म इसका, तो प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड हो जाएगा। इज बैडमिंटन प्लेड। अब इसमें चाहे तो हम बाय यू का यूज कर सकते हैं, बाय यू इन्वेंटर, या फिर इन्वेंटर बाय यू। इसको हम चाहे पहले कर सकते हैं या फिर सबसे लास्ट में भी कर सकते हैं। प्लेड इन्वेंटर बाय यू, या फिर बाय यू इन विंटर ऐसा भी कर सकते थे। इज बैडमिंटन प्लेड इन विंटर बाय यू, या फिर इज बैडमिंटन प्लेड बाय यू इन विंटर। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल जो कि है व्हाई डज योर फादर नॉट अलाउ यू टू गो देयर। व्हाई डज योर फादर नॉट अलाउ यू टू गो देयर, अर्थात तुम्हारे पापा तुम्हें वहां जाने की अनुमति क्यों नहीं देते हैं। तो फ्रेंड्स अगर देखा जाए तो इसमें क्वेश्चन वर्ड व्हाई भी आया हुआ है और उसमें नॉट का भी यूज हुआ है, अर्थात ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा फ्रेंड्स, पैसिव वॉइस में चेंज करते समय पहले हमें एक्टिव वॉइस को देखना होगा कि वो किससे स्टार्ट है। तो एक्टिव वॉइस इसका क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है, तो पैसिव वॉइस को भी हमें क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट करना है। बस एक्टिव वॉइस को देखते हुए हमें चलना है फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन वर्ड वाई से स्टार्ट था तो हम पैसिव वॉइस को भी क्वेश्चन वर्ड वाई से स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आया हुआ है तो यहाँ भी हमें हेल्पिंग वर्ब लिखना होगा, बट डू डज के जगह पे इज एम आर लिखना है, और इज एम आर का यूज किसके अनुसार करना है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। और इसमें मेन वर्ब हमारा अलाउ है, और अलाउ के तुरंत बाद जो ऑब्जेक्ट आया है वो यू है, और यू के साथ हम आर का यूज करते हैं फ्रेंड्स, इसलिए यहाँ पे डज के स्थान पे हमें आर का यूज करना होगा। तो वाई आर। अब योर फादर इसका सब्जेक्ट है तो हमें क्या करना है, योर फादर की जगह पे इस सब्जेक्ट को लाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लाएंगे। वाई आर यू। अब इसमें सब्जेक्ट के बाद देखेंगे नॉट आया हुआ है, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के बाद नॉट है, तो पैसिव वॉइस में भी सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करेंगे, और नॉट के बाद वर्ब है तो यहाँ पे हमें वर्ब लिखना है, बल्कि हमें अलाउ का थर्ड फॉर्म लिखना है, तो अलाउड हो जाएगा। अब इसके बाद जो हमारा जो ऑब्जेक्ट था इसको तो हमने कर दिया सब्जेक्ट के स्थान पे, बचा क्या, टू गो देयर। तो टू गो देयर यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं, टू गो देयर। वाई आर यू नॉट अलाउड टू गो देयर। अब इसके बाद इसमें बचा क्या, सब्जेक्ट योर फादर। इस सब्जेक्ट को जब हम उधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा बाय, और योर यहाँ पे फ्रेंड्स पॉजिटिव केस है, और पॉजिटिव केस में हमें कोई भी चेंजिंग नहीं करना है, ये बात याद रखना है। पॉजिटिव केस में कोई भी चेंजिंग नहीं करना है, सीधे लिखना है बाय योर फादर, बाय योर फादर। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में आसानी से चेंज कर सकते हैं। अब इसमें एक और टाइप का सेंटेंस होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, जब हम हु का यूज करते हैं सबसे पहले, तो उसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है हु टीचर्स यू मैथ्स।
अब फ्रेंड्स ये सेंटेंस हमारा हु से स्टार्ट है, और जब भी ऐसे सेंटेंसेस हमें मिलते हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने को, तो हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम इसमें होती है, क्योंकि फ्रेंड्स हु केवल एक क्वेश्चन वर्ड की कैटेगरी में नहीं आता है, बल्कि ये एक सब्जेक्ट भी रहता है। क्वेश्चन वर्ड के साथ साथ ये एक सब्जेक्ट भी है। तो हमें करना क्या होता है, जब भी हु से स्टार्ट होगा सेंटेंस, तो सबसे पहले हमें इसमें बाय का यूज करना होगा, और इस हु का ऑब्जेक्टिव केस हमें लिखना होगा जो कि whom होता है। अर्थात सबसे पहले बाय whom का हमें यूज करना होगा जब भी हु से स्टार्ट हो एक्टिव वॉइस, और इसके तुरंत बाद हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, ये भी याद रखना है फ्रेंड्स। जैसे ही हम बाय whom का यूज करेंगे, सबसे पहले इसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हम इज, एम, आर का यूज करेंगे, वो भी किसके अनुसार, इसके ऑब्जेक्ट के अनुसार। और इसमें जो वर्ब हमारा है टीच, और टीच के तुरंत बाद जो ऑब्जेक्ट हमारा है वो है यू, और यू के साथ हम किसका यूज करते हैं, आर का। तो ये हो जाएगा बाय whom आर। अब यू को हम सब्जेक्ट के स्थान पर लाएंगे, बाय whom आर यू, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब है टीच, टीच का थर्ड फॉर्म हो जाएगा टॉट। अब जो अदर ऑब्जेक्ट बचा हुआ है, तो वर्ब के बाद लिखेंगे, जैसे मैथ्स यहाँ पे बचा है, तो टॉट मैथ्स। तो ये सेंटेंस हमारा बन जाएगा कि बाय whom आर यू टॉट मैथ्स। इस प्रकार से फ्रेंड्स जब भी हु से स्टार्ट होगा एक्टिव वॉइस, तो उसे हम पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले बाय whom का यूज, और इसके बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद जो हमारा मेन ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट के स्थान पर लाएंगे, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म हम लिखेंगे। अब अगर कोई अदर ऑब्जेक्ट है उसको लास्ट में लिख दिया जाएगा। अब क्योंकि इसमें बाय का यूज सबसे पहले हो गया, इसलिए लास्ट में बाय नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स आई होप ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सभी रूल आपको अच्छे से समझ में आया होगा।